इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक मेंबर पार्लियामेंट और आईएमसीआर के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अदीब साहब। मैं उनसे बात करूंगा होम मिनिस्टर के उस बयान पर कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है इसे पास कराएंगे। हालांकि मोहम्मद अदीब साहब का कहना है कि ऐसा बयान उस वक्त नहीं दिया जा सकता कि जब जेपीसी बाकायदा कार्रवाई में हो, जेर समात वहां पे मामला हो। आखिर ऐसा बयान अमित शाह ने क्यों दिया, क्या उनकी मंशा है, इसी पर हम बात करेंगे। अदीब साहब बहुत बहुत खैर मकदम है, शुक्रिया। और आपने बड़ी जुर्रतमंदाना कि जब लोग नहीं बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं, मुस्तकिल खास तौर से स्टैंड ले रहे हैं होम मिनिस्टर के मामले में बयान पर। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा बयान दिया? ये शऊरी तौर पर है, लाशऊरी तौर पर है, क्या है ये इनका गुरूर दिखाता है और जो अब तक ये अनपार्लियामेंट्री हरकतें करते हैं उसकी एक और नुमाइश की है इन्होंने। देखिए, सिस्टम ये है कि जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई कमेटी बैठती है, सेलेक्ट कमेटी बैठती है, जब कंसल्टेशन के लिए कोई बिल भेजा जाता है, उस वक्त तक सरकार कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती है। ऐसी शक्ल में आज होम मिनिस्टर ये कहता है कि हम तो बिल पास करेंगे। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है, ये इलीगल अटैक है। इसी बुनियाद पर जब मैंने ये बयान देखा, ये हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कमेटी का एक टाइम होता है, उस टाइम तक आपको खामोश रहना है। जो सारी पार्टियों के मेंबरान सेलेक्ट होके जाते हैं वो एक ओपिनियन देते हैं जो पार्लियामेंट में रखी जाती है। होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में ये बोलना था कि हम इस कमेटी की रिकमेंडेशन को नहीं मानते हैं। आज बोलने का मतलब यह है कि आप इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं उन मेंबरान को जो अपनी जाती ओपिनियन रखना चाहते हैं। ये गैर मामूली तौर पर नाजायज और इलीगल एक्ट हुआ है। इसीलिए मैंने चेयरमैन जो जेपीसी के हैं जगदेव जी को खत लिखा है कि ये जो आपका होम मिनिस्टर आपको खत लिख रहा है, आप इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं, और इसकी कापियां हर मेंबर जो जेपीसी का है उसको भेजी हैं और उनसे ये दरखास्त की है कि आप अपने चेयरमैन से पूछिए कि उसका मंत्री इस तरह का बयान कैसे देता है। और कल मैं एक खत स्पीकर को भेजना चाहता हूं, क्योंकि ये कमेटी स्पीकर ने बनाई थी। ये वायलेशन है या नहीं है, स्पीकर को जवाब देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए होम मिनिस्टर से, तुम किस हद तक अपनी अनानियत दिखाओगे, किस हद तक अपने गुरूर में अपने फैसले बदलोगे। इसका मतलब यह है कि जेपीसी एक दिखावा है। जेपीसी का मतलब यह है कि बहलाने के लिए झुंझुना हाथ में दे दिया। नियत साफ है हुकूमत की, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी ने बयान नहीं दिया है। इस मुल्क को सिर्फ दो लोग चलाते हैं, बिल्कुल, एक होम मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। और होम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि हम तो बिल पास करके देखेंगे, तो ये कमेटी क्यों बनाई गई? ये एक सवाल है। मैं चाहता हूं कि आपके इस चैनल के जरिए हर हिंदुस्तानी जो इस जमहूरियत पे यकीन करता है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को समझता है, जो यहाँ के कवानीन, यहाँ के अकायद, जो यहाँ की इतने दिनों की ट्रेडिशंस हैं, उसको रोज तुम तोड़ते हो। सवाल करना चाहिए इस आदमी से, ये माफी मांगे, इसको माफी मांगना चाहिए होम मिनिस्टर को, और जो हमारा स्पीकर साहब हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो वो अपनी अथॉरिटी के खिलाफ वो वहां बैठे हुए हैं स्पीकर। एवरीवन इज बाउंड बाय द रूल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर ने ये कमेटी बनाई है। बिल्कुल। अदीब साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं जी, और जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे तो उस वक्त यही वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2013 जो पास हुआ था वो सिलेक्ट कमेटी में गया था और हम लोगों ने उस पर काफ़ी खबरें की हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आप को क्या लग रहा है कि इस तरीके के बयानात या हुकूमत जिस तरीके से इंटरवीन उसमें करने की कोशिश कर रही, मुदाखलत,
और ऐसा लगता भी है, लोग कहते भी कि बड़ी मजबूरी में जेपीसी में ये बिल गया है, बहुत प्रेशर में। तो क्या क्या मतलब आप जो है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इस पे कोई कानूनी कार्रवाई या क्या है इस होम मिनिस्टर के बयान के बाद मुझे ये लगता है कि इस एक खिलौना दे दिया है कि लोग उसमें मस्त हो जाएं। हाँ। जेपीसी जब आपने कहा कि सेलेक्ट कमेटी बनी थी इसी वफ की 2013 में, जी जी, उसका मैं मेंबर था। जी जी, 6.5 महीने लगे थे। 6.5 महीने में एक एक स्टेक होल्डर से बातचीत की गई थी। अभी चंद 4 या 5 सीटिंग करके उसमें भी उन लोगों को बुलाया गया जो वक्त की जमीन के गाजिब हैं। रेलवे के लोगों ने वक्त की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, आर्काइव्स के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उनकी आप ओपिनियन मंगा रहे हैं। तो ये क्या तमाशा है? अरे भाई, ये तो वक्फ का मसला है, वक्फ की जमीनें हैं, मुसलमानों की जमीनें हैं, उनके स्टेक होल्डर्स को बुलाना था। तो एक तरफ तो ये तमाशा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत अपनी बिल्कुल वाज़े ऐलान कर रही है कि जो चाहो हम करेंगे। मैं समझता हूं कि हर इंसान को जो इस जमहूरियत को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझता है, उसको अमित शाह से सवाल करना चाहिए और स्पीकर ऑफ द हाउस से पूछना चाहिए कि ये अख्तियार अमित शाह को किसने दिया है। मैं समझता हूं कि हर इंसान को जो इस जमहूरियत को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझता है, उसको अमित शाह से सवाल करना चाहिए और स्पीकर ऑफ द हाउस से पूछना चाहिए कि ये अख्तियार अमित शाह को किसने दिया है। अगर इस पे कोई एक्शन स्पीकर नहीं लेता है और अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो इस कमेटी की कोई हैसियत नहीं है। ये कमेटी बिल्कुल डिफेक्ट हो चुकी है कि आप बीच में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं मेंबरान को जो अपनी ओपिनियन रखे। ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। एएसआई ने भी एक रिकमेंडेशन दी है अदीब साहब, जैसे खबर आई है कि साहब ये जो सारे कदीमा की मसाजिद हैं तो ये वक्फ बोर्ड के अंडर में क्यों है? ये तो हमें मिलनी चाहिए, इसको हम चलाएंगे। और जो एएसआई के अंडर में है, हम दिल्ली में देखते हैं तकरीबन 55-56 मस्जिदें बंद हैं, इसके अलावा और जगह बंद कर दी है एएसआई ने। तो ये डिमांड क्या मस्जिदों को बंद करने के लिए, या इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? कोई एक मस्जिद बता दीजिए जो एएसआई के अंडर हो, जहां नमाज हो रही हो। हर वो मस्जिद चल रही है जो वक्फ के अंडर में है। ये चाहते हैं कि जो मस्जिदें वक्फ के अंदर से हटा के एएसआई को दे दी जाए, उन पे भी ताले डाल दें। इनकी निगाह तो जामा मस्जिद पर भी है, इनकी निगाह तो फतेहपुरी मस्जिद पर भी है। आप देखिए महरूली में क्या हो रहा है कि महरूली में वो नमाज की मस्जिदें हैं, वहां हम सजदे नहीं कर सकते। वो अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं। बिल्कुल। और वहां आप जाके देखें कि क्या हालत है। वहां पर एक एक चपरासी बिठाला हुआ है जो आवारा किस्म के लौके लड़कियों को अंदर भेजता है, और वो जगह जहां हम सजदे करते थे वहां अय्याशियां हो रही हैं। ये चाहते ये हैं कि हिंदुस्तान में हर मस्जिद पे ये कब्जा कर ले। एएसआई जो है वो हुमायूं का मकबरा तो छोड़ सकती है, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वहां इबादत होगी, वहां अल्लाह का नाम लिया जाएगा, वहां अल्लाह के आके सजदे होंगे। ये बर्दाश्त नहीं है। एएसआई सबसे बड़ा गाजिब है औकाफ की जमीनों का, और औकाफ के एक्ट में यह लिखा हुआ है, एएसआई के एक्ट में लिखा हुआ है कि जो जमीन, जो प्रॉपर्टी जिस मकसद के लिए ली गई है उस मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अब जो शक्ल पैदा हुई है ये तो हमारी रूह को निकाल रही है। बिल्कुल। अदीब साहब, बस आखिरी सवाल ये कि एक तरफ आप जैसे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब बिल बहुत अच्छा है,
ये गरीबों को देने के लिए है और अब तक जमीन का कुछ औकाफ का तो कुछ भला हुआ नहीं था। तो इस तरीके का जो एक माहौल है बनाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे जिस तरीके से कि क्या उनको पता नहीं है या पता है तो क्यों ऐसा? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह के जो लोग होते हैं, ये पहली बार हुआ है कि पहली बार इस कौम की ये बात समझ में आई है। 99.99% मुसलमान इस वक्त न बेदार है, न मसलक में है, न बिरादरी में है। ये चंद ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से जिनके घर वाले भी उनके साथ नहीं हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमारी बेहिसी ने हमें यहाँ लाके खड़ा किया। यहाँ दस्तूर क्या रहा है, कभी किसी का घर गिरा, कभी कहीं बुलडोजर चला, कहीं कोई लिंच हुआ, कहीं कोई आया एसआई का एजेंट कहलाया। हम इसलिए चुप रहे कि हमारे घर पे दस्तक नहीं हुई। लेकिन ये पहला मौका है, क्योंकि अब हर शख्स को ये समझ में आ गया है कि इसके बाद इस मुल्क में हमारा क्या वजूद होगा, हम रह सकेंगे या नहीं। अभी तक अगर ये जिंदा कौम होती तो मुमताज साहब ऐसी लिंचिंग नहीं होती, ऐसे बुलडोजर नहीं चलते कि जो इस तरह से इसने साबित कर दिया था कि ये मुर्दा कौम है। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि इन्होंने ऐसी ही अहमकाना हरकत करी है जिसमें गांव से लेकर शहर तक हर मुसलमान अपनी मस्जिद की फिक्र में लग गया है, अपने कब्रिस्तान की फिक्र में लग गया है, अपनी खानकाहों की फिक्र में लग गया है, अपने कब्रिस्तानों की फिक्र में लग गया है। ये बहुत बड़ा मामला है। मतलब सरकार तो कह रही है कि हम तो ये सब छीन नहीं रहे, तो प्रोपगंडा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तानें, करबलाएं, इमाम बाड़े, ये सब कहाँ छीने जा रहे हैं? अभी 3 दिन पहले एक वहाँ करबला मध्य प्रदेश के मैंने अखबार में पढ़ा कि वहाँ क्लेम, इंदौर में वहाँ क्लेम हो गया। अरे झूठे अव्वल नंबर के झूठे लोग हैं। मुश्किल ये है कि हम में जुर्रत नहीं थी, हम इनसे डरे हुए थे। इस डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी किस्मत में इस मुल्क में एक बड़ा तबका सेकुलर हिंदुओं का मौजूद है। अगर हम इस वक्त नहीं जागे तो जो सो कॉल्ड सेकुलर हमारे साथ खड़ा है, न जाने कितने हमें छोड़ के चले गए। और हम अब भी अगर खामोश रहे तो कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगा, इसलिए कि किसी मुर्दा कौम के साथ कोई नहीं रहना चाहता। ये जागने का वक्त है, यहाँ खड़े होने का वक्त है, क्योंकि अभी हमारी किस्मत में इस मुल्क में एक बड़ा तबका सेकुलर हिंदुओं का मौजूद है। अगर हम इस वक्त नहीं जागे तो जो सो कॉल्ड सेकुलर हमारे साथ खड़ा है, न जाने कितने हमें छोड़ के चले गए। और हम अब भी अगर खामोश रहे तो कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगा, इसलिए कि किसी मुर्दा कौम के साथ कोई नहीं रहना चाहता। ये जागने का वक्त है, यहाँ खड़े होने का वक्त है। तो ऐसी शक्ल में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने गलत फैसला कर दिया है। और अगर मुसलमान अब भी नहीं जागा और अब भी नहीं खड़ा हुआ तो उसको इस मुल्क में रहने का अब कोई हक नहीं है, न वो रह पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जो कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट और IMCR के चेयरमैन हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, ये बेदार होने का वक्त है, मुर्दा कौमों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। इनका कहना तकरीबन ऐसा ही है कि जैसे किसान खड़े हुए अपने हक के लिए और सरकार को घुटने टेकने पड़े, और वो जो 3 कृषि कानून था वो वापस हुआ। तो अगर ये कौम खड़ी हो गई, बेदार हो गई, तो यकीनन सरकार को लोगों के आगे, कौम के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे और उसे ये जो बिल आया है वापस लेना पड़ेगा।